बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफजल है और मैं अपने चैनल फ़िज़िक्स बाय डॉक्टर जावेद से आपसे मुखातिब हूँ और आज मैं फार्मूला सीरीज़ का पार्ट नंबर 10 लेकर आया हूँ आपकी खिदमत में। तो प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं। आज हमने कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर करनी हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड, जैसे कि आप जानते हैं कि रिलेटिव स्पीड को बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी अगर ये बॉडी है ए और ये 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, सी बॉडी भी 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, तो इनकी स्पीड, रिलेटिव स्पीड जो होगी वो 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। यानी इनकी 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। लेकिन अगर हम ए और बी को कंपेयर करेंगे तो इनकी जो स्पीड होगी रिलेटिव वो ±2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अगर हम 6 को यहाँ से हटा दें और यहाँ पर 4 लिखें तो ए और बी की आपस की जो स्पीड है वो उसका रिलेटिव स्पीड वो 0 हो जाती है। ये तो तब हम रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं या तो दोनों बॉडीज़ की डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट एक जैसी हो या हो ऑपोजिट। लेकिन व्हाट इफ़ दे आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उसका जवाब जो है फिर वो हम अपनी जूम क्लास के अंदर हम उसको लेंगे। यहाँ जो हमारे पास एक MCQ मैंने एक छोटा सा बनाया है कि जी अगर आपके पास एक फोटोन है जो कि C स्पीड से इधर जा रहा है, दूसरा फोटोन जो है वो C स्पीड से इधर, वो ऑपोजिट मूवमेंट कर रहा है, तो उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी। तो अब आप पहले की तरह इन दोनों को ऐड करके इस तरह से आंसर नहीं बना सकते। जब हम रिलेटिविस्टिक स्पीड्स की बात करते हैं तो फिर फार्मूला बदल जाता है। तो वो फार्मूला ये है, लिहाजा इस फार्मूले के तहत अगर हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो अगर ये ऑपोजिट भी मूव कर रहे हैं एक दूसरे के तो इनका जवाब जो है वो C ही होगा, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स के मुताबिक स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड विद C से ज़्यादा किसी की स्पीड नहीं हो सकती, बल्कि हम तो उसके करीब भी अभी नहीं फटक सकते। आफ्टर दिस वी हैव कि टाइम डायलेशन की इक्वेशन है, लेंथ की इक्वेशन है, मास की इक्वेशन है। अब इन 3 इक्वेशन के साथ साथ मैंने ये 2 चीज़ें नीचे और लिखी हैं। ये जो होगी ये होगा टाइम डायलेशन के लिए और ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के लिए। मास के लिए भी कुछ इसी तरह की इक्वेशन होगी, सिर्फ T0 की जगह पे M0 आ जाएगा और T की जगह पर जो है वो M² जो है ना वो यहाँ पर लिखा जाएगा। सिर्फ ये है। अब ये मैंने क्यों लिखी है और ये क्यों लिखी है ये मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखें, हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम कितनी स्पीड से मूव करें कि हमारा टाइम डबल हो जाए, डायलेट होगा, डबल हो जाए, हमारा मास जितना है उससे डबल हो जाए और लेंथ ऑफ द सिस्टम जितनी है उससे हाफ हो जाए। तो इसके लिए फिर आपको ये एक C है √3/2C स्पीड है, इसकी कैलकुलेशन यहाँ से आसानी से मुमकिन है। यानी आपको ये वाले रिलेशन तो याद हैं ही, लेकिन आपने ये वाले 2 रिलेशन भी आपने याद करने हैं। याद रहे कि टाइम डायलेशन की स्पीड के लिए आपने T0² है और मास वेरिएशन के लिए M0² होगा और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के लिए लेंथ ओवर L0 का स्क्वायर होगा। इसी तरह अगर मैं चाहता हूं कि 4 टाइम्स टाइम डायलेशन हो जाए और 4 टाइम्स ही मास जो है वो ओरिजिनल मास से बढ़ जाए और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो भी 4 टाइम कम हो जाए, तो फिर जो स्पीड यहाँ से निकलेगी वो निकलेगी 0.9375C निकलेगी। ये बहुत आसान है इनको करना और जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें अज़बर हो जाती हैं। जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं कैलकुलेशन को करने की तो आपको कैलकुलेशन के अंदर की बारीकियां आपके सामने वाज़ेह होती हैं और आप आंसर जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। अब आ जाएं जी आप यहाँ पर आइंस्टाइन का मशहूर इक्वेशन है ΔE = Δmc²। डेल्टा m को यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ΔE/c²। अगर मेरे पास यहाँ एनर्जी जो है वो 10 जूल है तो मैं उसको C² से अगर डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास जो मास में इंक्रीज आती है ना वो जस्ट फेम्टो किलोग्राम्स के अंदर आती है, यानी 10⁻⁻15 किलोग्राम तक के अंदर आती है, जिसका हमें कतन एहसास नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा स्केल जो कि इसको
सेंसिटिव हो इस इतने नंबर से, तो फिर वहाँ हमें पता चल सकता है कि मास के अंदर चेंज वाकई हुई है। E इज़ इक्वल टू एच एफ, ये मशहूर इक्वेशन है प्लैंक की। तो इस E इज़ इक्वल टू एच एफ का मतलब ये है कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का आपस में रिलेशन डायरेक्ट है, एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन आपस में इनवर्स होगा। लिहाजा आपने ये देखना है कि इसको कब और किस तरह से हमने इस्तेमाल करना है। यहाँ मैंने दो छोटे छोटे इक्वेशन MCQs रखे हैं कि ब्लू लाइट है आपके पास जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है साइकिल्स पर सेकंड, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे ना तो इसकी एनर्जी हमारे पास 31.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलती है। अब E इज इक्वल टू AH, और एफ AH एक प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको ज़रा घबरा रहे होंगे कि इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाए, लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बताया कि AH और F को मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो आपको वो शॉर्टकट समझ में आना शुरू हो जाते हैं कि जी हम इसकी प्रैक्टिस करके एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करें, विदाउट कैलकुलेटर इसे कैलकुलेट कैसे करें। तो ये सारा कुछ हम अपनी जूम क्लास के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। फिर यहाँ हमें दूसरे नंबर पर जो छोटा सा MCQ मैंने रखा है, यहाँ इसमें मोमेंटम है किसी भी फोटोन का इतना रखा हुआ है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमने बतानी है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 × 10⁻13 हर्ट्स जो है ना वो हमारे पास आ जाएगी यूनिट के साथ। तो ये जो कैलकुलेशन है वो इस फार्मूला के तहत आई है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि कैलकुलेशंस करना कैसे है और कैसे कैलकुलेटर के बगैर आपने ये आंसर्स लेकर आने हैं, इसकी बाकायदा प्रैक्टिस की ज़रूरत है आप लोगों को, और ये हम अपनी जूम क्लास के अंदर इसको सीखेंगे। इसके बाद हमारे पास है वीन्स लॉ के वेवलेंथ और टेम्परेचर जो हैं ये आपस में इन्वर्सली रिलेट करते हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ है अपनी पिछली वीडियोस के अंदर, मैंने बताया हुआ है कि जब भी ऐसा रिलेशन आएगा तो आपने इसको लिखना है कि λ1/λ2 होगा, तो यहाँ T2/T1 आ जाएगा। तो इस रिलेशन से आप बहुत सारे अपने MCQs, बहुत सारी चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से जब हमारे पास एनर्जी और टेम्परेचर की फोर्थ पावर का रिलेशन है तो ये भी डायरेक्ट रिलेशन है, ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है। तो यहाँ से भी जब आपने रिलेशन लिखना है तो E2/E1 भले लिख लें आप, तो दूसरी तरफ भी फिर आपको T2 ऊपर रखना पड़ेगा और T1 जो है ना वो नीचे रखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। इनके MCQs जो हैं वो हम अपनी जूम क्लास के अंदर देखेंगे। फिर हमारे पास मोमेंटम ऑफ अ फोटोन का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू H/λ, जिसे फिर डी ब्रॉगली ने आगे चलकर λ इज इक्वल टू H/P जो है ना वो बनाया था, और λ इज इक्वल टू H/mv बनाया था। जहाँ तक इस रिलेशन का ताल्लुक है तो ये प्लैंक आइंस्टाइन रिलेशन है। इसका मुकम्मल नाम प्लैंक आइंस्टाइन रिलेशन है, क्योंकि आइंस्टाइन ने बनाया था इसको, लेकिन चूंकि उसने प्लैंक का रिलेशन यूज़ करके बनाया था लिहाजा उसने इसका नाम प्लैंक आइंस्टाइन रिलेशन रखा है मोमेंटम ऑफ अ फोटोन का, और ये चीज़ भी MCQs के अंदर पूछी जाती है। जहाँ तक हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ H जो है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, मास जो है ये भी कांस्टेंट है, तो लैम्डा जो होगा वो यहाँ वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बनता है। और ये चीज़ जो है ये फार्मूला ये आगे चलकर हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का काम करती है, वहाँ जाके इसको हम अप्लाई करते हैं कि वेलोसिटी अगर हम बढ़ाते चले जाएंगे तो वेवलेंथ जो है ना वो रिड्यूस होती चली जाती है, और फ्रीक्वेंसी ज़ाहिर है कि फिर बढ़ती चली जाएगी, यानी फ्रीक्वेंसी साथ होगी वो बढ़ती चली जाएगी, और हम ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को ज़्यादा उसका एग्ज़ामिन कर सकते हैं, हम उसकी रेजोल्यूशन को ज़्यादा करके ज़्यादा चीज़ें उसके बारे में देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि वेलोसिटी अगर बढ़ाई जाएगी, वेवलेंथ कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो हम इलेक्ट्रॉन्स की मदद से किसी भी चीज़ को माइक्रोस्कोप के अंडर ज़्यादा रेजोल्यूशन उसकी करके हम उसको देख सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला है ½mv² इज इक्वल टू VE। यहाँ भी ½ m और ये E कांस्टेंट है, तो जो स्पीड का स्केयर है वो वोल्टेज के डायरेक्ट रिलेशन में है। यहाँ से भी अगर मैं इसको लिखूँ तो ये V1 का स्केयर ओवर V2 का स्केयर, यहाँ ये V1/V2। याद रहे अगर आपने टूज ऊपर लिखने हैं तो वंस नीचे लिखोगे डायरेक्ट रिलेशन के अंदर, और अगर आप वंस ऊपर लिखेंगे फिर टूज जो है ना वो नीचे आ जाएंगे। तो अगर किसी भी इक्वेशन को आप इस तरह करने में कामयाब हो जाते हैं तो इससे आपके MCQs जो होंगे वो ज़्यादा आसानी से हल हो जाएंगे।
फिर हमारे पास यहाँ पर ये थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है और ये वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन का ये रिलेशन है और यहाँ पर ये 5 मेटल्स के मैंने वर्क फंक्शन लिखे हैं और ये अक्सर ये पूछे जाते हैं एमसीक्यूज़ के अंदर। तो सोडियम के लिए 2.36 है, पोटाशियम के लिए 2.3 है, इसी तरह से बाकी जर्मेनियम के लिए जो है वो 5.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका वर्क फंक्शन है। फिर आगे चलते हैं हम, आगे है हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट का फॉर्मूला। वेवलेंथ में चेंज यानी कि कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ इज इक्वल टू h ओवर m नॉट c। m नॉट रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, c स्पीड ऑफ लाइट है और h वही हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है। यहाँ जो दूसरा इसके साथ का रिलेशन था, इसके साथ जो अगला हिस्सा है वो 1 माइनस कॉस थीटा है, लेकिन चूंकि जब हम इसको ले लेते हैं कॉस 90 0 हो जाता है थीटा 90 के लिए, तो फिर इसको इस तरह लिखा जाता है। अब ये जो मैंने 4 ग्राफ्स बनाए हैं ये थीटा की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हैं। थीटा को अगर आप 0 डिग्री रखोगे तो आपको ग्राफ कॉम्पटन इफेक्ट का ये मिलता है। अगर आप थीटा को 45 डिग्री रखोगे तो ग्राफ कॉम्पटन इफेक्ट का ये मिलेगा। थीटा की 90 डिग्री पर ग्राफ ये हो जाएगा और 135 डिग्री पर ग्राफ इस तरह का आता है। तो कॉम्पटन इफेक्ट के ग्राफ्स को भी एमसीक्यूज़ में पीछे पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको यहाँ रखा है। फिर हमारे पास यहाँ एक और छोटा सा एक एमसीक्यू है, इलेक्ट्रॉन है एक जिसको आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया 100 वोल्ट्स का, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ये बहुत मशहूर एमसीक्यू है और ये अक्सर रिपीट होता चला जाता है। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास वो कैलकुलेट करेंगे आप, तो वो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इसे कैलकुलेट करने के लिए बिल्कुल भी कैलकुलेटर का सहारा नहीं लेना पड़ता, बड़े आराम से ये वैल्यू आ जाती है। Then here we have another MCQ, the relation between kinetic energy and the wavelength। तो इन चारों ग्राफ्स में से कौन सा ग्राफ है जो काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ का है। हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ के दरमियान जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है, लिहाजा ये वाला जो ग्राफ है दिस इज द बेस्ट ऑप्शन इन फॉर दिस MCQ। फाइनली वी हैव द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ मोमेंटम को शो किया है, यहाँ पोजीशन है और यहाँ पर एच कट है। एच कट की वैल्यू जो है वो आप लिखते हो h ओवर 4 पाई बाद बाजू का 2 पाई लिखते हैं। तो हमारी जो किताब है उसके अंदर चूंकि 2 पाई लिखा है लिहाजा मैं भी यहाँ पर 2 पाई लिखता हूँ, लेकिन कुछ लोग 4 पाई भी लिखते हैं। अब बाज़ दफ़ा आपको समझते हैं आपके जी मोमेंटम और पोजीशन के दरमियान तो प्लैंक कांस्टेंट पहले उसने ये लिखा था, बाद में हाइजेनबर्ग ने एच कट लगा दिया, तो इन दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक छोटे से नंबर से इसको डिवाइड करके ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यूज़ हासिल करने की कोशिश है। इसी तरह एनर्जी और टाइम के अंदर जो अनसर्टेनिटी है यानी अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, अनसर्टेनिटी इन टाइम, दैट इज़ इक्वल टू एच कट। इसी तरह आप ये देखेंगे कि अगर दो चीज़ें जिनके दरमियान में अनसर्टेनिटी हो, जैसे ये दोनों चीज़ें हैं इनके दरमियान में अनसर्टेनिटी है, इन्हें कहते हैं कॉन्जुगेट क्वांटिटीज़। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कॉन्जुगेट क्वांटिटीज़ कहा जाता है। कॉन्जुगेट क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके दरमियान में अनसर्टेनिटी होती है। और ये जो रिलेशन हमारे पास आता है एनर्जी और टाइम का, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एनर्जी कैन बी वायोलेटेड, सो एनर्जी कंजर्वेशन कैन बी वायोलेटेड बट ओनली फॉर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। और वो टाइम कितना होगा? वो टाइम मैंने यहाँ कैलकुलेट किया। तो आपके पास या प्रोटॉन्स हो गए तो फिर प्रोटॉन का मास पुट करना पड़ेगा, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है तो फिर आपको इलेक्ट्रॉन का मास पुट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का मास सेम होता है। तो यहाँ हम इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन या प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन दोनों की बात कर सकते हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन की गई है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की गई है। तो मेरे पास जो डेल्टा ई एनर्जी आती है ना, जो अनसर्टेनिटी इन एनर्जी आएगी वो आती है 1.6 × 10⁻13 जूल। और अगर मैं इस एनर्जी को यहाँ पुट कर दूँ तो जो मेरे पास डेल्टा टी टाइम आता है वो जी आता है 3.3 × 10⁻20 सेकेंड्स आता है। इसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो हैं जिनका आपस में को एग्जिस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और वो मुश्किल हालत के अंदर ही फ़ौरन वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो अनसर्टेनिटी इन एनर्जी और अनसर्टेनिटी इन टाइम है ना, वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है कि वो कितनी देर आपस में को एग्जिस्ट करेंगे। वो टाइम जो है ना वो ये वाला है 3.3 × 10⁻20 और फ़ौरन उसके बाद वो एनर्जी में कन्वर्ट
हो गए। तो ये जो अनसर्टेनिटी के अंदर जो एनर्जी की कंजर्वेशन नहीं हम देख सके, जो वायलेशन समझते हैं, दैट इज़ ओनली फॉर द स्मॉलर पार्टिकल्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मैस की जगह पर किसी ह्यूमन का मैस रखूं से 100 किलोग्राम, और उसके बाद उसका टाइम जो है वो मैं अगर कैलकुलेट करूं, तो वो कैलकुलेट कर यानी उसका एनर्जी सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर लिख दूं तो एनर्जी उसकी बनती है 10⁻19 जूल। ये ऐसे पर्सन के लिए है जिसका मैस 100 किलोग्राम है। तो जो टाइम, जो अनसर्टेनिटी इन टाइम जो हम कैलकुलेट करेंगे ना, वो कैलकुलेट होगा 10⁻52 सेकेंड्स। तो ये वाला जो है ये हमारे लिए बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है, लिहाजा हम इसे कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो जो हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसके अंदर अनसर्टेनिटी इन एनर्जी और अनसर्टेनिटी इन टाइम का जो कॉन्सेप्ट है, या पोजीशन और मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट है, इनके अंदर अनसर्टेनिटीज़ का, वो सिर्फ छोटे पार्टिकल्स के लिए, स्मॉलर पार्टिकल्स के लिए। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा फार्मूला सीरीज़ का पार्ट नंबर 10। इसके बाद पार्ट नंबर 11 के लिए मैं आपके सामने जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए डॉक्टर जावेद को अपने चैनल फिज़िक्स बाय डॉक्टर जावेद से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।